एनसीटी वेबसाइट के अकॉर्डिंग साल 2023 में दिल्ली के एमएलएज की सैलरी में 67% की बढ़ोतरी हुई। पहले उनकी सैलरी जो 54,000 थी 2023 में बढ़कर वो 90,000 हो गई। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सैलरी में 138% की हाइक हुई। पहले उनकी सैलरी जो 72,000 थी अब बढ़कर वो 1,72,000 हो गई। और क्योंकि वो एक एमएलए भी हैं, इस कारण से उनकी ग्रोस सैलरी अब 3,90,000 तक पहुंच गई। अगर 67% की हाइक आपको ज़्यादा लग रही है तो मिलिए तेलंगाना के नेताओं से। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग तेलंगाना के एमएलएज की सैलरी में 167% की बढ़ोतरी हुई। पहले उनकी सैलरी जो 95,000 हुआ करती थी 2016 में बढ़कर वो 2,50,000 हो गई। वहीं वहाँ के सीएम की ग्रोस सैलरी 4,10,000 है। इधर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले छोटे से छोटे कदम पर हंगामा करने वाली ओपोजिशन पार्टी इस फैसले में सरकार का फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि सरकार द्वारा बंट रहे लड्डुओं में इनका भी हिस्सा होता है। ये तो बस एक ट्रेलर है, नेताओं को मिलने वाली सुख सुविधाएं इससे कहीं ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में भारत की सबसे बेस्ट जॉब के बारे में। News and good news for Delhi MLAs. Delhi legislators, the highest paid in the country now. More than assemblies in several other legislative assemblies. Delhi MLAs. Delhi cabinet now approves the salary hike for Delhi MLAs as proposed. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत के बेरोजगारों में 83% बेरोजगार युवा है। वहीं सेकेंडरी और हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले युवाओं का प्रतिशत जहां साल 2000 में 35.2% थी, वहीं 2022 में बढ़कर वो 65.7% हो गई। ये युवा वो है जो पढ़ लिख कर भी एक सामान्य नौकरी तक प्राप्त नहीं कर पाते। वही एमएलए, एमपी, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, ना इन्हें किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। कोई एक्टर, एक्ट्रेस या खिलाड़ी जिसे राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो भी एमएलए या एमपी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल ये सेलिब्रिटीज़ आखिर क्यों चुनाव लड़ते हैं? इसका कारण है पावर, स्टेटस, फैसिलिटीज़ का मिलना और इन सबसे ज़रूरी चीज़ मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी का ना होना। तो क्या इसमें इनकी कोई गलती है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि एमएलए बनने के बाद आप वो बेनिफिट ले पाएंगे जो भारत के किसी भी और जॉब से आपको नहीं मिल सकती। तो आइए जानते हैं एमएलए बनने के बाद उन बेनिफिट्स के बारे में जो किसी A+ जॉब में मिलने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। भारत में एमएलए की ग्रोस सैलरी अलग अलग होती है। जैसे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 2,50,000 है, वहीं सिक्किम में सबसे कम 34,000 किसी एमएलए को मिलती है। आमतौर पर सभी स्टेट्स के एमएलए की बेसिक सैलरी कम ही होती है। जैसे तेलंगाना में बेसिक सैलरी मात्र 20,000 रुपये है, पर इसके अलावा मिलने वाला अलाउंस 2,30,000 रुपये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली को देखें तो एनसीटी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग किसी एमएलए की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये होती है। बेसिक सैलरी के अलावा इन्हें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस 25,000 रुपीज़ जो किसी एमएलए को उसके एरिया में काम करने के लिए मिलती है। इसके अलावा सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के लिए 15,000, कन्वीनियंस अलाउंस के तौर पर 10,000, टेलीफोन के लिए 10,000, इसके अलावा बिजली और पानी के लिए 4,000 पर मंथ। डाटा एंट्री के लिए एमएलए 2 लोग रख सकते हैं, जिसके लिए 15,000 यानी 30,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा 1,00,000 रुपये साल का ट्रेवलिंग अलाउंस, साथ ही ट्रेन में फर्स्ट टायर AC क्लास, फ्री फ्लाइट सर्विस, फ्री मेडिकल सर्विस, 1,00,000 रुपये लैपटॉप, मोबाइल और प्रिंटर खरीदने के लिए और 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से 40 दिनों के विधानसभा बैठक में अटेंड होने के लिए मिलती है। हाँ, और इन सबसे ज़रूरी चीज़ पेंशन, जहाँ धीरे धीरे सभी सरकारी नौकरियों में पेंशन खत्म हो रही है, यहाँ तक कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों की भी पेंशन खत्म कर दी गई। वहीं अगर आप एक दिन के लिए भी विधायक बने और फिर भले ही राजनीति से आपने संन्यास ले लिया हो, तो भी आपको 15,000 पर मंथ पेंशन मिलेगा। और ये कोई आम पेंशन नहीं है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम एमएलए बनता है तो उसके 15,000 रुपीज़ फिक्स है, और अगर वो सेकंड टर्म के लिए चुना जाता है तो उसे उसके फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी टर्म के पर ईयर कंप्लीट करने पर 1,000 रुपये उसके बेसिक पेंशन में ऐड हो जाएंगे। इस तरह अगर किसी एमएलए ने सेकंड टर्म कंप्लीट कर लिया है
तो उसे जो पेंशन मिलेगी वो होगी 15,000 प्लस 5 इंटू 1,000 यानी 20,000 पर मंथ। यही नहीं, जहां सरकार लोगों से बार बार अपील करते रही है कि कैपेबल होने पर आम लोग गैस सब्सिडी समेत कई तरह की सब्सिडी अपनी मर्जी से छोड़ दे, यहाँ तक कि रेलवे ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट से भी किनारा कर लिया है, वहीं नेताओं को डबल पेंशन तक की भी सुविधा की गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एमएलए और एमपी दोनों रह चुका हो तो उसे एमएलए और एमपी दोनों की पेंशन जोड़कर मिलेगी। इस तरह एक टर्म कंप्लीट करने पर किसी एमएलए या एमपी को 15,000 प्लस 25,000 यानी 40,000 रुपीज पेंशन मिलेगी। इतनी सारी चीजें सिर्फ एमएलए बनने पर मिलती है, तो सोचिए एमपी को कितनी मिलती होगी। फिर इसके ऊपर पोस्ट जैसे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट को कितनी मिलती होगी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनना आसान नहीं होता, पर पीएम बनेगा कौन? नेता ही। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2018 में प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए किया गया, यानी डायरेक्ट 233% का हाइक। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इंडियन की कमाई 2,484.8 डॉलर है, यानी 2,82,000 रुपए। वहीं एक सांसद की पर कैपिटा इनकम 27,60,000 है, यानी ऑलमोस्ट 900% ज़्यादा। अगर अब आपका मन नेता बनने का कर रहा है तो ठहरिए, क्योंकि एक फैमिली रिजर्वेशन सिस्टम पॉलिटिक्स में है जो आपको नेता बनने नहीं देगी। क्योंकि हर नेता जो पॉपुलर हो जाता है फिर शुरू होता है उसके बाद फैमिली रिजर्वेशन सिस्टम, जिसमें पहले नेताजी की वाइफ, फिर बेटे और बेटियां, फिर उन बेटों की पत्नियां, फिर नेताजी के भाई, भतीजा, भांजा, A to Z फैमिली मेंबर्स में अचानक से लोगों की सेवा करने का भाव जग जाता है। और ये फैमिली रिजर्वेशन सिस्टम कोई एक पार्टी में नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों में है। और फिर नेताजी को जनता ना भूले, इसलिए नेताजी के नाम पर रोड, कॉलेज और स्टेडियम के नाम रख दिए जाते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से ही भारत के हर इंस्टीट्यूशन में समय के साथ बदलाव हुए हैं, उनमें सुधार हुए हैं। और राजनीति ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। राजनीति लोगों की पहुंच से तब भी दूर था और आज भी दूर है।